देने से इनकार किया। जब AIG को जमानत देकर बचाया गया तो उसके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के ओनर्स, जिनमें सबसे आगे था गोल्डमैन सैक्स, उनको अगले दिन $6,100 करोड़ दे दिए गए। पॉल्सन, बेर्नांके और टीम गाइटनर ने कम कीमतों पर बातचीत करने के वजह AIG को डॉलर पर 100 सेंट के भुगतान करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार AIG बेल आउट से टैक्स पेयर्स को $15,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। $16,000 करोड़ AIG के जरिए गए, $1,400 करोड़ गोल्डमैन सैक्स के पास गए। उसी दौरान पॉल्सन और गाइटनर ने AIG को गोल्डमैन और दूसरे बैंकों पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा करने का अपना अधिकार छोड़ देने पर मजबूर किया। किसी को ये अजीब नहीं लगा कि जो शख्स इस संकट से निपटने का इंचार्ज था वो गोल्डमैन सैक्स का पुराना CEO था, वो जिसका ये संकट लाने में बड़ा हाथ था। मेरे ख्याल से ये कहना सही होगा कि आजकल के फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी। 4 अक्टूबर 2008 को प्रेसिडेंट बुश ने एक $70,000 करोड़ का बेल आउट बिल पर हस्ताक्षर किए, पर दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट जारी रही। साथ ही अब ग्लोबल रिसेशन के आने का डर भी था। बेल आउट कानून से ले ऑफ्स और फोरक्लोजर्स की लहर को रोकने में कोई मदद नहीं मिली थी। अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी का दर तेजी से 10% तक बढ़ गया। रिसेशन बढ़ता गया और पूरी दुनिया में फैलने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया पर मुसीबत आएगी, वह भी एक साथ एक वक्त पर। दिसंबर 2008 तक जनरल मोटर्स और क्राइसलर बैंक्रप्सी का सामना कर रहे थे, और जैसे जैसे अमेरिकन कंज्यूमर ने अपने खर्चे कम किए, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स में गिरावट आई। चाइना में 1 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमेशा की तरह सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों ने ही चुकाई। यहाँ पर हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जैसे 70 या 80 US डॉलर्स हर महीने। गांव में किसान का काम करके हम इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ वर्कर्स गांव में रह रहे अपने परिवारों को अपनी पूरी सैलरी भेज देते हैं। यह संकट अमेरिका में शुरू हुआ। हम सबको पता है कि वह अब चाइना में भी आएगा। कुछ फैक्ट्रीज अपने कुछ वर्कर्स को निकालने की कोशिश करेगी। कुछ लोग गरीब हो जाएंगे क्योंकि उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। हम 20% के दर पर ग्रो कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक ही इस क्वार्टर में हम -9 पर आ गए। एक्सपोर्ट्स ठप हो गए, करीब 30% तक की गिरावट आई। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जैसे कि हम पहाड़ से गिर गए, बूम। जैसे जैसे संकट सामने आ रहा था, हमें पता नहीं था वह कितनी दूर तक फैलेगा और वह कितना सीरियस होगा, और हम तब भी उम्मीद कर रहे थे कि हमें सर छुपाने का कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम पर तूफान का असर कम हो, पर यह मुमकिन नहीं था। यह बहुत ही ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, सारी इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हैं। दो 2010 की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स में फोरक्लोजर की संख्या 7 लाख तक पहुंच गई। जब भी कोई घर फोरक्लोजर में जाता है तो उसका असर उस घर से जुड़े हुए सभी लोगों पर होता है, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी मार्केट में जाएगी तो उसे कम कीमत पर बेचा जाएगा। शायद मार्केट में जाने से पहले वो अच्छी तरह मेंटेन भी नहीं होगा। हमारा अनुमान है कि करीब 90 लाख लोग अपना घर खोने वाले हैं। एक वीकेंड पर हम अपने लिए सेल पर लगे हुए घर देखने गए। हमें घर अच्छा लगा। उसकी पेमेंट होने वाली थी $3,200। कोलंबो रैमोस और उनकी पति इंग्लिश नहीं बोलते। उनके मॉर्गेज ब्रोकर ने उनको धोखा दिया था, जिसे क्रेडिटरी लेंडर ने पैसे दिए थे।
सब कुछ बहुत अच्छा था, घर बहुत ही सुंदर था, पेमेंट भी कम थी। लगा जैसे हमने लॉटरी जीत ली हो, पर सच्चाई तो पहले पेमेंट के आने पर ही सामने आई। मुझे अपने पति के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। हाल ही में मैं सबसे ज्यादा उन लोगों से मिला हूं जिन पर इकोनॉमी का सबसे बुरा असर हुआ है। वो एक एक दिन पेचेक टू पेचेक जी रहे थे और बदकिस्मती से वो बंद हो गया और बेरोजगारी से घर का मॉर्गेज नहीं भर सकते, उससे कार का बिल भी नहीं भर सकते। मैं एक लॉग ट्रक ड्राइवर था और उन्होंने वहाँ के सारे लॉगिंग सिस्टम्स बंद कर दिए, सारे सॉमिल्स बंद हो गए। इसलिए मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए आ गया और सारे कंस्ट्रक्शन जॉब्स भी बंद हो गए, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ मुझ जैसे कई लोग हैं। बहुत ही जल्द ऐसे और भी कैंप्स दिखने लगेंगे क्योंकि अब कहीं नौकरियां ही नहीं है। पार्ट 4 अकाउंटेबिलिटी। जब कंपनी अच्छा कर रही थी हम अच्छा कर रहे थे, जब कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी सर, हम अच्छा नहीं कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनीज को तबाह करवा के पूरी दुनिया को इस संकट में ढकेला था, वो इस तबाही से अपनी दौलत बरकरार रखते हुए बचकर निकल गए। लीमन ब्रदर्स के टॉप 5 एग्जीक्यूटिव ने 2000 और 2007 के बीच $100 करोड़ से ज्यादा कमाए थे और जब उनकी फार्म बैंकरप्ट हुई तो उन्हें वो सारे पैसे लौटाने नहीं पड़े। ये सिस्टम कामयाब रहा। हमारे पास ऐसा लोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता जो फेल होगा, क्योंकि इसमें नुकसान है सबसे ज्यादा लेनदार को, साथ ही समाज को और हमें भी। कंट्री वाइड के सीईओ एंजेलो मुजीलो ने 2003 और 2008 के बीच $47 करोड़ कमाए थे। उसमें से $14 करोड़ उन्होंने कंपनी के डूबने से पहले के 12 महीने में अपने कंट्री वाइड के स्टॉक्स बेचकर कमाए थे। मैं तो बिजनेस फेल होने का जिम्मेदार बोर्ड को ही मानता हूँ, क्योंकि उसकी ही जिम्मेदारी है सीईओ को चुनना और निकालना और कंपनी के हित में फैसले लेना। अमेरिका में बोर्ड कंपोजिशन की प्रॉब्लम है बोर्ड के चुने जाने का तरीका। कई मामलों में तो पूरे बोर्ड का चुनाव सीईओ ही करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनसेशन कमिटीज ये दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि किस एग्जीक्यूटिव को कितना और कैसा पे पैकेज मिलना चाहिए। आपके हिसाब से पिछले 10 साल में उन्होंने कैसा काम किया है? मेरे ख्याल से अगर देखने जाओ तो मैं उन्हें बी दूंगा। बी देंगे? हाँ, बी। एफ नहीं? नहीं, एफ नहीं। मेरिल लिंच के सीईओ स्टैन ओनील को 2006 और 2007 में $9 करोड़ मिले थे। अपनी फार्म को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद मेरिल लिंच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें रिजाइन करने की मंजूरी दी और उन्हें इस्तीफा देने पर $16.1 करोड़ मिले। निकाले जाने के बजाय स्टैन ओनील को रिजाइन करने दिया गया और उन्हें $15.1 करोड़ भी दिए गए। उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर यही फैसला लिया था। और आप उस फैसले को क्या ग्रेड देंगे? ये वाला जरा मुश्किल है, मेरे ख्याल से मैं उसे भी बी ही दूंगा। ओनील के बाद आए जॉन थेन को 2007 में $8 करोड़ 70 लाख दिए गए और दिसंबर 2008 में अमेरिका के टैक्स पेयर्स के पैसों से बचाए जाने के 2 महीने बाद थेन और मेरिल ने बोनस के तौर पर करोड़ों डॉलर बांटे। मार्च 2008 में एआईजी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिवीजन ने $1100 करोड़ गवाए। निकाले जाने के वजह एआईजीएफपी के हेड जोसेफ कसानो को एक कंसल्टेंट के तौर पर कंपनी में रखा गया है, हर महीने $10 लाख की सैलरी पर। और यह जरूरी है कि हम अपने की प्लेयर्स और हमारे की एम्प्लॉयज को एआईजीएफपी में ही रखें, इसमें हमारा ही फायदा है। करीब 1 साल पहले मैं हैंक पाल्सन के रखे हुए एक डिनर पर गया था, जहां अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के कुछ ऑफिशियल्स और कुछ सीईओज भी आए थे और ताज्जुब की बात है वो सारे लोग ये बहस कर रहे थे कि हमने बहुत लालच किया, इसलिए कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, ठीक है। और फिर वो ट्रेजरी की सेक्रेटरी की तरफ मुड़े और कहने लगे, आपको और ज्यादा रेगुलेशंस लाने चाहिए, हम खुद को रोक नहीं सकते, इसलिए इन सबको रोकने के लिए रेगुलेशंस लाया जाए। मैंने इस सवाल के बारे में कई बैंकर्स से बात की, कुछ बहुत सीनियर लोगों से भी, और आज पहली बार मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि वो वाकई में चाहते थे कि उनके कंपनसेशन को रेगुलेट किया जाए। तो हाँ, क्योंकि उस वक्त वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे और बाद में जब इस संकट का उपाय सामने आने लगा तो शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अमेरिका में अब बैंक्स पहले से ज्यादा बड़े, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं।
अब पहले से कम कंपटीटर्स हैं। कई छोटे बैंकों पर बड़े बैंकों ने कब्जा कर लिया है। आज जेपी मॉर्गन पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। जेपी मॉर्गन ने पहले बियर स्टर्न और फिर वामो पर कब्जा किया। बैंक ऑफ अमेरिका ने कंट्री वाइड और मेरिल लिंच पर कब्जा किया। वेल्स फार्गो ने वकोविया पर कब्जा किया। संकट के बाद फाइनेंशियल इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज राउंड टेबल ने मिलकर सुधारों से लड़ने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत की। फाइनेंशियल सेक्टर्स ने 3000 लॉबिस्ट्स को हायर किया, यानी कांग्रेस के हर मेंबर के लिए 5 से भी ज्यादा। क्या आपको लगता है अमेरिका में फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? नहीं, मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में देश के हर नागरिक का पक्ष रखा जाता है। और आपको लगता है कि अमेरिकन सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स के पास सिस्टम तक की इक्वल और अच्छी पहुंच है? आप अपनी पसंद के किसी भी हियरिंग रूम में कभी भी जा सकते हैं। हम किसी भी हियरिंग रूम में जा सकते हैं, पर हम उस तरह की लॉबिंग चेक्स नहीं लिख सकते जो आपकी इंडस्ट्री लिखती है, या उस लेवल के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते जो आपकी इंडस्ट्री करती है। 1998 और 2008 के बीच फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने लॉबिंग और कैंपेन कंट्रीब्यूशन पर $500 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए, और क्राइसिस के बाद वो और भी पैसे खर्च कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री बड़े ही चालाक तरीके से अपना असर दिखाती है, वो जिसके बारे में ज्यादातर अमेरिकन नहीं जानते। उसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को भ्रष्ट कर दिया। डीरेगुलेशन के पास फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल दोनों का सपोर्ट था, क्योंकि लोगों का कहना है ये उनके भले के लिए है। ये इकोनॉमिक प्रोफेशन उस भ्रम का सबसे बड़ा सोर्स था। 1980 के दशक से ही एकेडमिक इकोनॉमिक्स ने डीरेगुलेशन को बढ़ावा दिया है, और यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी को आकार देने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स में से सिर्फ कुछ ने ही क्राइसिस को लेकर चेतावनी दी थी, और क्राइसिस के बाद भी उनमें से कई ने सुधार का विरोध किया। जो लोग यह चीजें सिखाते थे उन्हें कंसल्टेंट्स होने के बहुत सारे पैसे मिलते थे। बिजनेस स्कूल प्रोफेसर एक फैकल्टी सैलरी पर गुजारा नहीं करते, वह बहुत ही अमीर होते हैं। पिछले एक दशक में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ने अमेरिका में करीब $500 करोड़ के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किए हैं। ये तो बहुत सारा पैसा है। ये बात आपको परेशान नहीं करता? नहीं। मार्टिन फेल्डस्टीन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक है। प्रेसिडेंट रेगन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के नाते डीरेगुलेशन को रचने में उनका बड़ा हाथ था, और 1988 से 2009 तक वो AIG और AIG फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे, जहां से उन्हें करोड़ों डॉलर्स मिले थे। क्या आपको AIG के बोर्ड में होने का कोई पछतावा? मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, मुझे AIG के बोर्ड में होने का कोई पछतावा नहीं। इतना कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। आपको AIG के डिसीजंस पर कोई पछतावा है? मैं AIG के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने पढ़ाया है नॉर्थ वेस्टर्न, शिकागो, हार्वर्ड और कोलंबिया में। ग्लेन हार्वर्ड कोलंबिया बिजनेस स्कूल के डीन हैं और जॉर्ज W. बुश के नीचे काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के चेयरमैन के नाते काम कर चुके हैं। क्या आपको लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के पास अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स है? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, वॉशिंगटन में लगातार जिस तरह उन्हें फटकारा जाता है वह देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को पब्लिक डिबेट और गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाने में मदद करते हुए कई बड़े एकेडमिक्स चुपचाप पैसे कमाते हैं। द एनालिसिस ग्रुप, चार्ल्स वीवर एसोसिएट्स, कॉम्पस लेक्सिकॉन और द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कंसल्टिंग ग्रुप एक $multi-billion इंडस्ट्री चलाते हैं जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स को किराए पर देते हैं। 2 बैंकर्स जिन्होंने इन सर्विस का इस्तेमाल किया था वो थे राल्फ चियोफी और मैथ्यू टैनिन। बेयर स्टर्न्स हेज फंड के मैनेजर्स जिन पर सिक्योरिटीज फ्रॉड का इल्जाम लगा था। द एनालिसिस ग्रुप को हायर करने के बाद दोनों को बारी कर दिया गया। ग्लेन हार्वर्ड को उनके बचाव में गवाही देने के लिए $1 लाख दिए गए थे। क्या आपको लगता है इकोनॉमिक्स एकेडमिक प्रोफेशन वालों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स एकेडमिक प्रोफेशन का एक बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक्स अपने फाइनेंशियल फायदे के लिए किसी गलत चीज को भी अच्छा बता सकते हैं? आपको क्या मैं लगता अभी है? समझा। मुझे नहीं लगता ज्यादातर एकेडमिक इकोनॉमिस्ट अमीर बिजनेस करने वाले लोग नहीं होते।
हार्वर्ड मेटलाइफ के बोर्ड मेंबर के नाते हर साल $2.5 लाख कमाते हैं और वो बबल के दौरान एक बड़े कमर्शियल मॉर्गेज लेंडर कैपमार्क के बोर्ड के मेंबर भी थे, जो 2009 में बैंकरप्ट हो गया था। साथ ही वो एडवाइजर रह चुके हैं नमूरा सिक्योरिटीज, केकेआर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और कई दूसरे फाइनेंशियल फर्म्स के। लॉरा टाइसन, जिन्होंने इस फर्म के लिए इंटरव्यू देने से मना कर दिया, वो बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर हैं। वो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर की चेयरपर्सन और फिर नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल के डायरेक्टर थी। गवर्नमेंट को छोड़ने के कुछ वक्त बाद वो मॉर्गन स्टैनली के बोर्ड में शामिल हो गई, जहां उन्हें एक साल के $3.5 लाख मिलते हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रूथ साइमंस गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में होने के नाते साल में $3 लाख से भी ज्यादा कमाती है। लैरी समर्स, जिन्होंने ट्रेजरी सेक्रेटरी के नाते डेरिवेटिव्स के डीरेगुलेशन में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, वो 2001 में हार्वर्ड के प्रेसिडेंट बन गए। हार्वर्ड में रहते हुए उन्होंने हेज फंड्स को कंसल्ट कराने के लिए लाखों डॉलर्स कमाए और उससे भी ज्यादा पैसे स्पीकिंग फीस में कमाए, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंक से। उनकी फेडरल डिस्क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक समर्स का नेट वर्थ है 1.65 करोड़ और 3.95 करोड़ डॉलर के बीच। फ्रेडरिक मिश्किन, जो फेडरल रिजर्व को छोड़ने के बाद फिर से कोलंबिया बिजनेस स्कूल लौट गए थे, उन्होंने अपने फेडरल डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दिखाया था कि उनके नेट वर्थ था 7 लाख और 1.7 करोड़ डॉलर के बीच। 2006 में आप आइसलैंड के फाइनेंशियल सिस्टम की एक स्टडी के को-ऑथर थे। वहां लिखा था, आइसलैंड एक एडवांस देश है जिसमें शानदार इंस्टीट्यूशन, कम भ्रष्टाचार, अच्छी कानून व्यवस्था है। वहां की इकोनॉमी के साथ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी है। साथ ही वहां प्रूडेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन भी काफी हद तक सख्त है। और वो एक गलती थी। ये पता चल गया कि आइसलैंड में प्रूडेंशियल रेगुलेशन और सुपरविजन जरा भी सख्त नहीं है। और तो आपको क्या लगा था कि वो सख्त थे? मेरे ख्याल से हम बस मिली हुई जानकारी पर चल रहे थे और असल में सबको यही लगता था कि आइसलैंड में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे, वो एक बहुत एडवांस्ड देश था। वो आपको और किसने बताया? आपने किस तरह का लोगों से रिसर्च बात की थी, सेंट्रल बैंक्स पे पूरा भरोसा रखा था, जो असल में अपने काम में नाकामयाब रहा था। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी सी आपको एक सेंट्रल बैंक पर भरोसा, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी पर चलना होता है आपको। तो रिपोर्ट लिखने के लिए कितने पैसे मिले थे? मुझे मिले थे, मेरे ख्याल से वो रकम सब जानते हैं। फ्रेडरिक मिश्किन को ये पेपर लिखने के लिए आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से $1,24,000 मिले थे। आपके सीवी में इस रिपोर्ट के टाइटल को बदल दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आइसलैंड से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन आइसलैंड। देखिए, वो मुझे नहीं पता, वो तो बस एक टाइपो है और कुछ नहीं है। पब्लिक में यह बात लाना जरूरी है कि जब भी कोई किसी टॉपिक पर रिसर्च करे तो वह यह बताए कि उनको उस रिसर्च के लिए पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए। पर अगर मुझे याद है तो इस बारे में कोई पॉलिसी है ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कोई ऐसा नहीं करेगा। यह बात तो पेपर में होनी ही चाहिए और ऐसा ना करने पर कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे आपकी स्टडी में कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि आपने बताया है कि आपको उसे लिखने के लिए आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पैसे मिले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। रिचर्ड पोर्टिस, जो ब्रिटेन के सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट और लंदन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, उन्हें भी 2007 में आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइसलैंडिक फाइनेंशियल सेक्टर की तारीफ करने वाली एक रिपोर्ट लिखाने का काम दिया था। सारे बैंक्स पूरी तरह कैश पर चलते हैं। उन्होंने तो आइसलैंडिक क्रोना की कीमत गिरने से पैसे कमाए हैं। यह मजबूत बैंक्स हैं। आने वाले साल के लिए उनकी मार्केट फंडिंग पक्की है। यह बैंक्स अच्छी तरह चल रहे हैं। रिचर्ड, थैंक यू सो मच। मिश्किन की तरह पोर्टिस की रिपोर्ट में भी उन्हें आइसलैंडिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलने वाली पेमेंट का कोई जिक्र नहीं था।